अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन में हम देखेंगे कि भाई हम ऑक्सीटोसिन को किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले हम इंडिकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम ऑक्सीटोसिन को इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम फार्माकोडायनामिक्स देखेंगे। फिर हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, और इसी तरह हम अपना ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिकेशंस के साथ। अगर मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीटोसिन की जो क्लॉज है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की क्लास में आता है। ठीक है, या इसको मैं यूट्राइन कंस्ट्रिक्टर लिख देता हूँ। यूट्राइन कंस्ट्रिक्टर। और यूट्राइन कंस्ट्रिक्टर में हमारे पास दो आते हैं, एक ऑक्सीटोसिन है और दूसरा एर्गोमेट्रिन है या मिथाइल एर्गोमेट्रिन है। ठीक है, इसकी जो इंडिकेशंस हैं, इंडिकेशंस फिर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो उसको हम कहते हैं लेबर। तो ये लेबर इंड्यूस करवाता है। लेबर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, जिसकी वजह से बेबी जो है वो आउटसाइड पुश होता है और बेबी जो है वो हमारे पास बाहर आ जाता है, डिलीवर हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़ है जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पीपीएच कहते हैं। पीपीएच का मतलब है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज वो ब्लीडिंग है जो आपको, अगर आप फीमेल हैं और प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी का टर्म है और लेबर इंडक्शन हुई या नहीं हुई, अगर तो हम ऑक्सीटोसिन देंगे, लेबर इंडक्शन हो गई। ठीक है, लेबर इंडक्शन हुई, बेबी डिलीवर हो गया। बेबी डिलीवर होने के बाद बाज़ लम्हात ऐसे होते हैं कि वहाँ पे हेमरेज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं। हम ऑक्सीटोसिन पीपीएच के लिए इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि ऑक्सीटोसिन काज करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब ये काज करेगा तो जो ब्लड वेसल्स होंगी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो वहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो नहीं होगी, कोगुलेशन वहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए हम इसको लिख देते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट एक वुमेन है, लेकिन उसको अभी कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट नहीं हुई, 9 माह और 10 दिन हो चुके हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो उसके लिए हम ऑक्सीटोसिन देंगे। और ना होने की वजह है ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ ना होना। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोफाइसेक्टोमी। उसमें हाइपोफाइसिस रिमूव कर देते हैं। हाइपोफाइसिस क्या है? हाइपोफाइसिस वो कंडीशन है जिसमें हम हाइपोफाइसिस जो है वो रिमूव कर देते हैं। हाइपोफाइसिस में ऑक्सीटोसिन होता है और ऑक्सीटोसिन वहाँ से रिलीज होता है। तो अगर वो नहीं है तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से आ गया? ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तो फिर लिवर कंट्रैक्शन कहाँ से आ गई? तो हम ऑक्सीटोसिन जो है इसका IVIM देंगे, तब जाके लेबर इंडक्शन होगी, तब जाके पीपीएच कंट्रोल होगा, तब जाके प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी। ठीक है, इसके बाद फीटल की रेस्पिरेटरी कैपेबिलिटी को इवेल्युएट करने में, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ फीटल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। पहला सांस फीटस का आउटसाइड द बॉडी या इन्फेंट का पहला सांस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही क्रूशियल होता है। रेस्पिरेटरी कैपेबिलिटी उसमें कैपेसिटी
उसमें ऑक्सीटोसिन का बड़ा अहम किरदार होता है। ठीक है, एक और फंक्शन इसका हम लिखते हैं मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन किस तरह करते हैं, ये हम इसके मोड ऑफ एक्शन में देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से प्रोड्यूस होती है उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ पे आते हैं। ये हमारे पास मायो एपिथेलियल सेल्स हैं। कौन से सेल है? मायो एपिथेलियल सेल्स। ये समझाने के लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ऑथेंटिक डायग्राम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में डक्ट है। ठीक है, साइनोसॉइड, मेमोरी साइनोसॉइड समझ लें। ठीक है, या मेजर डक्ट है। इसके ऊपर कैपिलरीज हैं, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सप्लाइंग ब्लड टू द मेमोरी मसल्स आर द मायोएपिथेलियल सेल्स। जब आईवी इन्फ्यूजन या आईएम इन्फ्यूजन इंजेक्शन देते हैं हम ऑक्सीटोसिन का, तो ब्लड में ऑक्सीटोसिन है अब, और ब्लड रीच करेगा मेमोरी ग्लैंड्स में, ब्रेस्ट्स में। यहाँ पे मौजूद है मायोएपिथेलियल सेल्स। मायोएपिथेलियल सेल्स में जब ब्लड पहुँचेगा तो यहाँ से रिलीज होंगे ऑक्सीटोसिन। जैसे ही ऑक्सीटोसिन यहाँ से रिलीज होंगे, मायोएपिथेलियल सेल्स के अंदर कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाएगी, और कैल्शियम की मिकदार जब बढ़ती है तो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है। ठीक है, क्या क्या होगा यहाँ पे? कैल्शियम इंक्रीज होगा। जब कैल्शियम इंक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तब क्या होगा? मिल्क इजेक्शन होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुई। ये आप कंस्ट्रिक्टेड स्टेट में देख रहे हैं मायोएपिथेलियल सेल्स को। तो इस जो दरमियान वाले साइनोसॉइड है, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया, तो जो मिल्क है वो यूं फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो मिल्क इजेक्शन इस प्रोसेस के थ्रू होती है। अब देखते हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से प्रोड्यूस होती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को या यूट्राइन की मोटिलिटी को एक्सप्लेन करने से पहले, कि यूट्राइन मोटिलिटी एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एक्टोमायोसिन। इसको जो चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी, इन्फ्लुएंसिंग स्टफ जो है वो एक एंजाइम है। वो कौन सा एंजाइम है उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा है। कैल्शियम डिपेंडेंट फास्फोराइलेटिंग एंजाइम मायोसिन
लाइट चेन काइनेज। कैल्शियम डिपेंडेंट फास्फोराइलेटिंग एंजाइम मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये एक एंजाइम है that influences the uterine motility, direct relation with the number of एक्टोमायोसिन। मतलब ये है कि एक्टोमायोसिन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा यूट्राइन मोटिलिटी होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट फास्फोराइलेटिंग एंजाइम मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ठीक है, जब हमारे पास ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम प्रेजेंट होगा तो नंबर ऑफ एक्टोमायोसिन भी इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ एक्टोमायोसिन इंक्रीज होंगे तो यूट्राइन मोटिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती किस तरीके से है। तो अभी देखते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। ये हमारे पास मायोमेट्रियम है, हमने आईवी इंजेक्शन लगाया है ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन आया और बाइंड होगा जो इसमें रिसेप्टर होंगे मायोमेट्रियम में, और जब रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे ऑन द सेल सरफेस, जब बाइंड होगा तो कैल्शियम, इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होगी इनोसिटोल के थ्रू। ठीक है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 उसके थ्रू कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाएगा इंट्रासेलुलरली। और जब कैल्शियम इंक्रीज कर जाए तो मायोमेट्रियम, ये स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्ट तो होना है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये साइड मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये साइड पार्शली कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये वाली साइड बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। लोअर सेगमेंट विल ऑलवेज रिमेन इन रिलैक्स्ड स्टेट, क्योंकि अगर ये रिलैक्स नहीं होगा तो बेबी एक्सपेल नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ। तो अभी फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं कि बॉडी इसके साथ क्या क्या करती है। रूट, आईवी और आईएम दोनों एप्लीकेबल हैं, लेकिन आईवी अगर हम देंगे तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन वेरी क्विक होगा, इमीडिएट एक्शन होगा। आईएम में इसका एक्शन जो है वो 3 to 5 मिनट्स ले जाता है ऑनसेट ऑफ एक्शन में, जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे फ़र्क पड़ता है। और इसमें मसल्स में भी जाता है और फिर उसके बाद ब्लड में जाता है, फिर उसके बाद मायोमेट्री में जाता है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 3 आवर्स है। ये सीधा ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर मायोमेट्री में जाता है और ये 1 आवर है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद हम अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसकी ईसीएफ में भी होती है, क्रॉस, ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर लेता है, और इन मिल्क में भी ये प्रेजेंट होता है। और मिल्क को आप ईसीएफ में लिए हैं तो गलत नहीं होगा। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि एक आपने ड्रग इंजेक्ट की थ्रू आईवी, वो क्रॉस किया उसने, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लड वेसल है और यहाँ पे एक सेल है। ठीक है, हमने ड्रग दी और ड्रग ने ये वाला बैरियर क्रॉस कर लिया, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गई ब्लड में भी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी। तो इससे हमें लिपोफिलिसिटी का अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कितनी लिपोफिलिक हमारी ड्रग थी। अब अगर ये बैरियर भी क्रॉस हो जाए, ये सेल मेम्ब्रेन वाला, यहाँ पे ड्रग चली जाए, तो इसमें हम वॉल्यूम ऑफ ब्लड भी लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईसीएफ भी लेंगे और वॉल्यूम ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड आईसीएफ भी लेंगे, तब जाके हमारे पास वीडी की वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जितना ये यहाँ सेल के अंदर चलता जाएगा उतनी इसकी वीडी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ईसीएफ में गया है, प्लेसेंटा को भी इसने क्रॉस कर लिया है और मिल्क में भी ये। अगर हम प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें, अगर हम 100 ml ऑक्सीटोसिन का इंजेक्ट करें तो उसमें से 30 ml बाइंड होगा प्रोटीन के साथ। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, ठीक है, जिसकी वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और उसके बाद इसकी हाफ लाइफ में थोड़ा सा फ़र्क पैदा होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इस काम करते हैं थ्रू हम हमारे जिस्म के अंदर होता है थ्रू लिवर, प्लाज्मा के अंदर एक एंजाइम होता है ऑक्सीटोसिनेज, ठीक है, उसके थ्रू, और मेमोरी ग्लैंड के अंदर
इनका मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड में कम होता है। अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो बाइल के थ्रू एलिमिनेशन होती है और यूरिन के थ्रू एलिमिनेशन होती है। इसकी हाफ लाइफ 1 to 6 मिनट है। अभी हम देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। एडवर्स इफेक्ट्स अभी देखते हैं तो एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहला है वाटर इंटॉक्सिफिकेशन। वाटर इंटॉक्सिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका फंक्शन चला जाता है एडीएच से मिलता जुलता। एडीएच और ऑक्सीटोसिन इकट्ठे रिलीज होते हैं और उसका बड़ा वीक सा एंटीड्यूरेटिक एक्शन है। तो उसी वीक एंटीड्यूरेटिक एक्शन की वजह से इंटॉक्सिफिकेशन ऑफ वाटर होगी। तो जब भी आप ऑक्सीटोसिन का हाई डोज देंगे तब आपको वाटर इंटॉक्सिफिकेशन के चांसेस फेस करने पड़ेंगे। यूट्राइन रप्चर कैसे होगा? आप हाई डोज देते हैं ऑक्सीटोसिन का 200 to 500 ml से आप ज़्यादा डोज देते हैं तो ये एबनॉर्मल है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि यूट्राइन जो है वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा। जब परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन होगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो यूट्राइन मसल जो है वो रप्चर्ड हो जाएंगे। और जब यूट्राइन मसल स्मूथ मसल्स रप्चर्ड होंगे तो फीटस क्यों बचेगा, उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो ये था ऑक्सीटोसिन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।